रुक्मिणी की बहू कीर्ति दिन रात घर पर बैठकर बिग बॉस ही देखती रहती है। कीर्ति बहू, जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बना और साथ में पराठे भी बना दे। ओफो माँ जी, प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर। अभी मैं बिग बॉस का लाइव टेलीकास्ट देख रही हूँ। तहलका और अभिषेक के बीच बहुत बड़ी फाइट हुई है और उसकी अपडेट तो सबसे पहले मैं ही देखूंगी। अरे नालायक औरत, दिन भर बस बिग बॉस में ही घुसी पड़ी रहती है। तुझे लाज शर्म है या नहीं? तू अपने ससुराल में है, मायके में नहीं। बस बहुत हुआ। और माँ जी, आप खुद को समझती क्या हो? आज के बाद मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। आप जितनी बुरी और पापी सास इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। अरे क्या मैं घूम घूम कर गुलछर्रे उड़ा रही हूँ? बिग बॉस ही तो देख रही हूँ ना। अरे बाप रे, देख खुद को। ये बिग बॉस देख देख कर तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करने लगी है तू। हाँ तो करूंगी मैं ऊंची आवाज में बात। काश मेरे पास भी बिग बॉस के घर वालों जैसा नॉमिनेशन करने का ऑप्शन होता, तो मैं आपको ही नॉमिनेट कर देती और इस घर से बाहर निकाल देती। तभी वहां पर कीर्ति का पति गौतम आ जाता है। कीर्ति, बस करो, कितना लड़ोगी? और हाँ तो अपनी माँ को समझा कर रखो ना। इन्हें तो हमेशा ही मेरे बिग बॉस देखने से प्रॉब्लम होती है। जा रही हूँ मैं बाहर। आज तो मैं कोई काम नहीं करूंगी और सीधे रात को ही घर पर आऊंगी। इतना कहकर कीर्ति वहां से चली जाती है। गौतम बेटा, जब से ये बिग बॉस का नया सीजन शुरू हुआ है, तब से कीर्ति का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका है। उस शो में तो हर मिनट लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं और वही सब देखकर ये भी बात बात पर मेरे साथ तू मैं करती रहती है। माँ, कीर्ति की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। गौतम कीर्ति को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी भी बात नहीं मानती और वो बेडरूम के टीवी में बिग बॉस देखने में मगन हो जाती है। फिर एक दिन, कीर्ति, ये बिग बॉस देखना बंद कर दो। तुम्हें मैं कब से कह रहा हूँ कि मेरा टिफिन पैक कर दो। मेरा रुमाल और मेरी नीली फाइल भी नहीं मिल रही। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन तुम हो कि बस बिग बॉस देखने में ही व्यस्त हो। चुप रहो गौतम, मुझ पर इतना चिल्लाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकर नहीं। तुम भी बिल्कुल विकी की तरह ही होते जा रहे हो। वो भी अंकिता के साथ ऐसे ही करता है। मैंने कभी तुम्हें नौकरों की तरह ट्रीट नहीं किया कीर्ति। तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। बिग बॉस देख देख कर तुम भी किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट की तरह ही बर्ताव करने लगी हो। हाँ, करने लगी हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे वैसा ही ट्रीट कर रहे हो। मैं किसी का भी सुन के नहीं लेने वाली, सबका उल्टा जवाब दूंगी। तुम्हारा बर्ताव देखकर कोई भी यही कहेगा कि गलती तुम्हारी ही है। कीर्ति, कोई तुम्हें सुनाने वाला नहीं है यहाँ पर। तुम ही माँ और मुझ पर आवाज चलाने लगी हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़े करने लगी हो। फिर गौतम अपना काम खुद करता है और गुस्सा होकर ऑफिस चला जाता है। लेकिन कीर्ति को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हॉल में जाकर आराम से स्नैक्स खाते हुए बिग बॉस देखने लगती है। ये चिंटू समझ भी ना बहुत फनी है। अब भी मजा आएगा जब औरे की घर में एंट्री होगी। बेशर्मी की भी हद होती है बहू। मेरा बेटा बिना टिफिन के ऑफिस गया है और तू यहाँ खीखी करते हुए घटिया शो देख रही है। अरे ओ बुढ़िया, ज्यादा बोलो मत। अगर आपको अपने सपूत की इतनी ही पड़ी थी तो आपने क्यों नहीं बना कर दिया उसे? अब ज्यादा भाषण मत दो मुझे और चलती बनो यहाँ से। मेरे पास आप जैसे बेवकूफ लोगों से बात करने का फालतू समय बिल्कुल भी नहीं है। छी, क्या थी और क्या हो चुकी है तू बिग बॉस देख देख कर। अरे शुक्र मना
कि हम लोग तुझे यहाँ आसरा दे रहे हैं, वरना अभी तक तो मेरी जगह कोई और सास होती तो कब का तुझे निकाल चुकी होती घर के बाहर। अरे जाओ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझे निकाल भी दोगे तो मैं खुद का खुद देख सकती हूँ। आप अपना देखो और ज्यादा इतराओ मत, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जिसके चलते आपको ही ये घर छोड़कर जाना पड़े। तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है। तू तो अपने मुंह से जहर के अलावा कुछ और उगल ही नहीं सकती। एक दिन कीर्ति की ननंद पायल कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने आती है। अरे फिर से आ गई तुम? अभी कुछ महीनों पहले ही आई थी ना तुम? अरे कितनी बेशर्म हो तुम, जो बार बार मुंह उठाकर अपने मायके चली आती हो। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? कीर्ति बहू, भूलो मत, तुम इस घर की बहू हो और पायल इस घर की बेटी। तुमसे पहले ये इसका घर है और ये जब चाहे आ जा सकती है। तुम कोई नहीं होती इसे कुछ कहने वाली। कोई नहीं क्या कोई नहीं? अरे मैं इस घर की बहू हूँ और जितना हक इसका इस घर पर है उससे ज्यादा हक मेरा है, क्योंकि अब ये शादी के बाद पराई हो चुकी है। तो आप मुझे मत सिखाओ, वरना मैं आप दोनों को बैंड बजा दूंगी। इतना कहकर कीर्ति बिग बॉस देखने चली जाती है। बिग बॉस देखकर ये लड़की एकदम बुरी बनती जा रही है। लड़ाई झगड़े किए बिना उसके पेट में खाना भी हजम नहीं होता। तू उसकी बातों का बुरा मत मान बेटा। लेकिन पायल के आने के बाद कीर्ति पायल से लड़ाइयाँ करने लगती है और बात बात पर उसे कुछ भी बोलती रहती है। एक दिन, भाभी, आज मुझे चीज केक खाने का बहुत मन कर रहा है, आप प्लीज मेरे लिए बना दोगी क्या? मैं जानती हूँ आपने शादी के पहले भैया के लिए बनाया था। अभी मैं बिग बॉस देख रही हूँ। आज सलमान खान का वीकेंड का वार का एपिसोड है और तुमने क्या मुझे अपनी पर्सनल नौकरानी समझ के रखा है क्या? अगर मन है तो खुद बना लो या बाहर से ऑर्डर कर लो, लेकिन बार बार अपनी ये सड़ी हुई शक्ल लेकर मेरे पास मत आया करो। नॉनसेंस, हटो अब। पायल को कीर्ति की बात का बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर अपने ससुराल चली जाती है। ये देख रुक्मिणी और गौतम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसकी वजह से ही मेरी पायल उदास होकर फिर से ससुराल चली गई। अरे बना देती उसके लिए चीज केक। कौन सा 56 भोग बनाने के लिए बोला था उसने? कीर्ति, अपनी इन हरकतों को सुधारो। तुम दिन ब दिन बहुत बिगड़ती जा रही हो, वरना ना चाहते हुए भी मुझे वो करना होगा जिसका अंजाम तुम्हारे लिए बुरा होगा। ये फालतू की धमकियां किसी और को जाकर दो, मुझे नहीं, समझे तुम? और गई तो गई, मेरे लिए तो उसके चीज केक से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बिग बॉस का एपिसोड है। कीर्ति को किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। घर में ही नहीं बल्कि वो मोहल्ले में भी बहुत झगड़े करने लगती है। और ऐसे ही एक दिन पानी भरते समय वो लाइन के बीच में ही घुस जाती है। ए कीर्ति, तू लाइन के बीच में आई है, हमारा नंबर है अब, जा पीछे खड़ी रहे, समझी ना? अरे चुड़ैलो, ये तुम्हारे बाप का नल है क्या? हर किसी को नल का पानी लेने का हक है और मैं वही कर रही हूँ। हाँ, घुसी में लाइन के बीच में, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसका आजकल तो कुछ ज्यादा ही मुंह चलने लगा है। एक वक्त था जब ये सिर्फ मीठी बातें किया करती थी, लेकिन आज देखो उसकी जबान पर लौंगी मिर्ची है। छी, जंगली बिल्ली की तरह बस झगड़ती रहती है। कीर्ति के झगड़ों के कारण मोहल्ले वाले को बहुत परेशानी होती है और वो सब एक साथ मिलकर मकान मालिक को कंप्लेन करते हैं और मकान मालिक गुस्सा होकर रुक्मिणी और गौतम के पास आता है। कीर्ति के कारण मोहल्ले में काफी दिक्कत हो रही है। ये बहुत झगड़े करती है और सबसे बदतमीजी से पेश आती है। अगर इसकी ये हरकत बंद नहीं हुई तो आप लोगों को ये मकान खाली करके जाना होगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, हमें माफ कर दीजिए साहब।
आज के बाद आपको और मोहल्ले वालों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसका वादा मैं करता हूँ आपसे। जब कीर्ति ये सब देखती है तब उसे काफी डर लगता है और साथ ही उसे उसकी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर दो गौतम। मेरे कारण ये सब हुआ और मकान मालिक आकर चेतावनी देकर गए। शायद आप दोनों सही हो, ये सब बिग बॉस देखकर ही हुआ है। लेकिन मैं आप दोनों को वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी बिग बॉस नहीं देखूंगी और सबसे प्यार से पेश आऊंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, तेरी अक्ल तो ठिकाने आई। फिर कीर्ति अपनी ननंद और मोहल्ले वालों से माफी मांगती है और बिग बॉस देखना बंद कर देती है और सबके साथ अच्छे से पेश आती है। आलिया एक अमीर घराने की बेटी होती है। उसके माता पिता धनराज और रोमा उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन वो उनके पास आकर उन्हें एक लड़के के बारे में बताती है और उससे शादी करने की इच्छा जताती है। ये देखिए मॉम डैड, ये रोहित है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन लड़का हीरा है हीरा। हम दोनों एक मॉल में मिले थे और उस दिन के बाद से हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर प्यार हो गया। लेकिन आलिया, डैड, मुझे रोहित बहुत पसंद है, प्लीज मना मत करना। नो, हम अमीर हैं और तुम्हारी शादी एक अमीर लड़के से ही होगी। बात खत्म। अब मुझे और कोई सियाप्पा नहीं चाहिए। लेकिन रोमा, आलिया की खुशी भी तो इम्पोर्टेंट है। लड़के को देखकर ही समझ में आता है कि कितना अच्छा और नेक विचारों वाला है। उत्तर मेरी तरफ से तो हाँ है। लेकिन धनराज जी, हे भगवान, मॉम, आप भी ना, सच में अब इतनी भी हिटलर मत बनो ना। कम ऑन, बेईमान ही सही। लेकिन धनराज के साथ साथ रोमा भी शादी के लिए मान जाती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आलिया अपने आलीशान बंगले को छोड़कर अब रोहित के घर में रहने आती है, जहां पर उसकी सास मालती और जेठानी तन्वी होती है। एक दिन आलिया सबके लिए चाय बनाने जाती है, लेकिन तब वो कंफ्यूज हो जाती है। ओफो, मुझे तो ठीक से पता भी नहीं कि चाय में पहले पानी डालते हैं या दूध, और पहले चीनी डालते हैं या चाय पत्ती, और तो और ये पोहे, इन्हें मैं कहाँ से भिगाऊं? वॉशिंग मशीन में? नहीं, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अरे मेरी प्यारी देवरानी, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम एक अमीर घराने से हो, जहां पर तुम्हें सब कुछ पका पकाया मिलता होगा। तुमने कभी ठीक से अपने मायके की रसोई भी नहीं देखी होगी। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तुम चिंता मत करो बहू, बड़ी बहू और मैं तुम्हें खाना बनाने से लेकर हर एक छोटे से छोटा काम सिखा देंगे, वो भी एकदम झट से। यहाँ रोमा को दिन ब दिन लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और उसे अपनी बेटी को एक मिडिल क्लास फैमिली में भेजकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरा मजाक बनाया कि इतनी अमीर होकर भी एक मिडिल क्लास ससुराल में चली गई तुम्हारी बेटी। ये सुन सुनकर तंग आ गई हूं मैं। ना जाने मेरी बेटी उस घर में किस हाल में होगी। लेकिन अब बस, अब और नहीं, अब मैं ऐसी चाल चलूंगी जिसके चलते ही मेरी आलिया उस खटारा ससुराल को छोड़कर वापस मेरे पास आ जाएगी। रोमा अब एक बहुत बड़ा नाटक करती है। वो जानबूझकर उसी शहर में जाती है जहां पर उसकी बेटी रहती है। रोमा को सूटकेस के साथ अचानक अपने ससुराल में देखकर आलिया सहित सभी घर वाले एकदम हैरान रह जाते हैं। मॉम, आप यहाँ कैसे? आलिया बेटा, वो दरअसल मुझे इस शहर में थोड़े छोटे मोटे काम थे। होटल बुक करके उसमें रहने से अच्छा मैंने यही सोचा कि अपनी बेटी के पास ही कुछ दिन के लिए रह जाऊं। आशा करती हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समदन जी। अरे नहीं समदन जी, इसमें काहे की दिक्कत? उल्टा ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए आपको।
कि आप अपने बंगले से हमारे मिडिल क्लास घर में रहोगी। चलेगा आपको? दौड़ेगा समदन जी, दौड़ेगा। और इस तरह रोमा अपनी बेटी के ससुराल में घुस जाती है। आखिरकार मेरे प्लान की पहली सीढ़ी तो पार हो गई। मैं इस घर में घुस गई। अब बस जल्द से जल्द मुझे मेरी बेटी के मन में सबके लिए इतनी कड़वाहट घोलनी है कि वो ये शादी तोड़कर मेरे साथ फिर से घर चले। रोमा देखती है कि उसकी बेटी बहुत अच्छे से सारे काम कर रही है और सबके साथ बहुत खुश भी है। ये देखकर रोमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। आलिया बेटा, तुम्हें तो अब सारे काम आते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें तो सिलबट्टे पर मसाला भी पीसने आता है। ये सब कैसे हुआ बेटा? मॉम, वैसे तो अगर मैं किसी और तरीके से ये सब सीखने जाती तो ऑफ कोर्स मुझे जन्म लग जाते, लेकिन मेरी जेठानी और सास इतनी अच्छी है, इतनी अमेजिंग है कि उन्होंने मुझे सब कुछ 1 महीने में ही सिखा दिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके मन में सबके लिए जो मिठास भरी हुई है उसे खत्म तो मैं करके ही रहूंगी। रोमा अपनी चाल को अंजाम देने के लिए अब आलिया को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। एक रोज मालती और तन्वी बाजार गए होते हैं। ये लो मॉम, आलू के पराठे और पुदीने की चटनी मैंने बनाई है। मम्मी जी और जेठानी जी को बहुत पसंद आई। वैसे बेटा, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। वो आज सुबह मैंने तेरी सास और जेठानी जी को आपस में तेरे पराठों की बुराई करते हुए सुन लिया था। वो तो ये कह रही थी कि कैसी बहू पाई है मैंने, सारे फीके पराठे बना दिए। क्या? ये आप क्या कह रही हो मॉम? मम्मी जी ने मेरे बारे में ऐसा कहा? हाँ बेटा, मुझे तो तब कुछ समझ में ही नहीं आया। ये सब तेरे मुंह पर बहुत तारीफें करते हैं, लेकिन तेरे पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। मैं तो तुझे बस आईना दिखा रही हूँ और कुछ नहीं। आलिया को बहुत दुख होता है और वो अब अपनी सास और जेठानी से बातचीत करना कम कर देती है। जब मालती को ये महसूस होता है कि आलिया उससे कटी कटी सी रहने लगी है, तभी क्या हुआ छोटी बहू? मैं पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ तुम मुझसे और बड़ी बहू से ठीक से बात ही नहीं कर रही। अपनी माँ के आने के बाद हमें भूल गई ना बेटा? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ऐसा क्यों बहू? तुम में तो कोई कमी नहीं है, सारे काम कितने अच्छे से करती हो तुम। फिर क्यों सुधरना है तुम्हें? रहने दीजिए मम्मी जी। अरे लेकिन छोटी बहू, मेरी बात तो सुन। आलिया बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और ये सब रोहित देख लेता है। फिर 2 दिनों बाद रोहित आलिया के लिए एक नया ड्रेस लाता है। अरे वाह वाह वाह, बहुत प्यारी लग रही है तू इस ड्रेस में बेटा। तुझे किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच मॉम। और मैं जानती हूँ कि ये ड्रेस पर मुझ पे बहुत प्यारा लग रहा है। लगेगा भी क्यों नहीं, रोहित ने इतने प्यार से जो लाया है ये ड्रेस। बेटा, शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मतलब ये है कि रोहित ने ये ड्रेस प्यार से नहीं बल्कि अपने मन पर पत्थर रख के लाया है। मैं तो जब बाहर से गुजर रही थी तब मैंने उसे दोस्त से फोन पर बात करते हुए सुन लिया और वो ये कह रहा था कि मैं तो अपनी बीवी के महंगे शौकों से थक गया हूँ, इसे तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्या? वो ऐसा कैसे बोल सकता है? आने दो उसे, आज उसकी खैर नहीं। रात में जब रोहित घर आता है तब वो ड्रेस को फर्श पर देखता है। आलिया, ये ड्रेस यहाँ पर क्यों फेंका है और इसे तुमने क्यों नहीं पहना? नहीं पहनना मुझे तुम्हारा कोई ड्रेस। मैं सब जान चुकी हूँ कैसे चिड़चिड़ करके तुमने ये ड्रेस लाया है मेरे लिए। मैं तो तुमसे कभी कुछ मांगती भी नहीं। इस बार तुम्हें सैलरी में बोनस मिला था, इसीलिए मैंने तुम्हें वो ड्रेस लाने को कहा था। लेकिन आलिया, तुम्हें किसने कहा कि मैंने ये ड्रेस चिड़चिड़ करके लाया है?
मैंने तो बड़े प्यार से लाया है ये ड्रेस। चुप रहो तुम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। इतना कहकर आलिया कंबल ओढ़कर सो जाती है। कुछ दिनों बाद घर में त्योहार के वक्त मालती अपने बहुओं के लिए साड़ियां लाती है। ये सुंदर और महंगी वाली छोटी बहू को दूंगी, खुश हो जाएगी वो। लेकिन रोमा उन साड़ियों के बॉक्सेस को अदला बदली कर देती है। अब मालती अच्छी वाली साड़ी का बॉक्स तन्वी को देगी और सस्ती वाली साड़ी आलिया को देगी, जिससे आलिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। यानी कि आग में घी की मात्रा और बढ़ जाएगी और फिर होगा विस्फोट। यही तो मैं चाहती हूँ कि आलिया इन सब से नफरत करने लगे और मेरे साथ घर वापस चले। ये सब कुछ रोहित देख लेता है और वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी सास इतना नीचे गिर सकती है। अब मैं मम्मी जी की असलियत सबके सामने लाऊंगा। बाद में अपने लिए सस्ती और सिंपल साड़ी देखकर आलिया फिर से गुस्सा हो जाती है। वाह मम्मी जी वाह, जेठानी जी के लिए इतनी सुंदर साड़ी और मेरे लिए इतनी सादी साड़ी। नहीं छोटी बहू, ये सुंदर साड़ी मैंने तुम्हारे लिए ही लाई थी। पता नहीं बॉक्सेस की अदला बदली कैसे हो गई। मुझे पता है माँ, क्योंकि बॉक्सेस की अदला बदली मेरी प्यारी पूजनीय सासू माँ ने की है। ये देखिए। फिर रोहित रोमा का वीडियो सबको दिखाता है और आखिरकार सबके सामने रोमा की असलियत आ जाती है। मॉम, आप इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे माफ कर दो आलिया बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ इस मिडिल क्लास घर से निकालकर वापस अपने साथ घर ले जाना चाहती थी। यू नो व्हाट मॉम, असली अमीरों वाली लाइफ तो यहाँ पर है। आपने और डैड ने हमेशा मुझे प्यार किया, लेकिन सिर्फ पैसे और गिफ्ट्स देकर, टॉयज देकर, महंगे कपड़े दिलाकर। पर आप दोनों हमेशा अपने काम में बिजी रहे। आपने मुझे कभी वक्त दिया ही नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, जो आप दोनों मुझे नहीं दे पाए वो इस ससुराल ने दिया है मुझे। इंसान का मन अमीर होना चाहिए। पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन रिश्ते और लोग हमेशा साथ रहते हैं। तुम सही कह रही हो आलिया बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। और मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन तुम्हें इस घर में इतना खुश देखकर मैं भी अपने घर खुशी खुशी जा रही हूँ बेटा। फिर रोमा सबसे माफी मांगकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद आलिया फिर से अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।